हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल में। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 66th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, जिसका कि ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम लोग 100 सवाल डिस्कस कर चुके हैं और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न को आप अच्छे से समझ रहे हैं और इस डिस्कशन के माध्यम से आपको बहुत कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप 66 बीपीएससी प्रीलिम्स देंगे तो आपको किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना कि नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप अगर किसी भी स्टडी आईक्यू के कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है और साथ ही 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा न्यू ईयर 5। और ये ऑफर वैलिड है 6 जनवरी 2021 तक। और इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कुछ इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, और ये हम सेट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट बी। लेकिन यहाँ सेट से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल सेट है वो बी था। लेकिन मेन यहाँ पर क्वेश्चन से मैटर है कि आप क्वेश्चन को देखें और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। अगर आपने इस एग्जाम को दिया है तो अभी तक आप कई बार क्वेश्चन को उलट पलट के सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा चुके होंगे। तो ये सवाल कहता है नंबर 101, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड। यानी कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचयिता कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या बरिंद्र घोष, या दीनबंधु मित्र। और ऑप्शन ई एज यूजुअल नॉन ऑफ द अबव, या एक से अधिक। तो देखिए, आप यहाँ पर इस बुक के कवर को देखिए, ये एक ड्रामा बुक है नील दर्पण और द इंडिगो प्लांटिंग मिरर, और इसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्र। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये बंगाल के रीजन में जो ऑपरेशंस थे उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, और यहाँ पर चर्चा है 1760 के फेमस बैटल ऑफ वांडीवास, यानी प्रसिद्ध वांडीवास की युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। और ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसियों के खिलाफ, या स्पेन के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ, या कार्नेटिक के खिलाफ। और ऑप्शन ई है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बैटल ऑफ वांडीवर्स 1760 में जो लड़ी गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो 102 का सही जवाब ऑप्शन ए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7 इयर्स वॉर रहा, 7 साल तक ये युद्ध चला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है सर आयर कोड का। ओके, अब यहाँ पर आप बहुत कुछ देखेंगे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये घटना है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसके बीच लड़ा गया था। और यहाँ पर आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखें कि इसका सही जवाब जो है वो फ्रांस की आर्मी के विरुद्ध ही होगा, और बाकी अगल बगल के ऑप्शंस में आपको ताक झांक नहीं करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, Which of the following acts introduced separate electorate system in India? यानी इंडिया में पहली बार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अंग्रेजों के द्वारा किया गया, क्योंकि अंग्रेज तो काफी एक्सपर्ट थे फूट डालो राजनीति करो के नीति में। तो उसी अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया कि जिस जाति के लोग हैं, आई मीन जिस धर्म के लोग हैं, स्पेशली यहाँ बात मुस्लिम्स की हो रही है कि अब मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही चुनेंगे अमंग मुस्लिम्स। इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस इंडिया में किस एक्ट से किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, या चार्टर एक्ट 1833, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का। और इसका करेक्ट आंसर है
1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसको कि कई बार मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 103 का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इसी बात को यहां पर बताया भी गया है, इसको आप एक बार को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 और पूछा जा रहा है कि जो कोल मुटिनी है 1831 का अंडर बुधो भगत, ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये जो विद्रोह है किस क्षेत्र से इत्तेफाक रखता है? कच्छ के क्षेत्र से, या सिंहभू के क्षेत्र से, या वेस्टर्न घाट के क्षेत्र से, या सतारा के क्षेत्र से, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ये कोल मुटनी जो है वो सिंहभू छोटा नागपुर क्षेत्र से इत्तेफाक रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। 104 नंबर सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, ये बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है और यहाँ पर बार बार 1857 की क्रांति को याद किया जाता है, अच्छी बात भी है। और पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या किसने किया? नाना साहब ने, या तात्या तोपे ने, या कुंवर सिंह ने, या मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आप समझ रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के एक जमींदार हुआ करते थे और 80 साल के उम्र में ये अंग्रेजों से लोहा लेते हैं और यहाँ पर बहुत हद तक ये सक्सेसफुल रहते हैं। एक से अधिक वर्ष तक ये अंग्रेजों को परेशान करके रख देते हैं, यहाँ पर इनकी अपनी गवर्नेंस एस्टेब्लिश भी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये कन्फ्लिक्टिंग है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मैचिंग यहाँ सही नहीं है। यहाँ पर जनजातियों के नाम दिए गए हैं और वो बिहार के किस जिले से आते हैं ये पूछा गया है, जैसे कि संथाल और बांका, क्या ये मैचिंग सही है? दूसरा है मुंडा और जमुई, तीसरा है ओरान और सुपौल, और चौथा है खरवार भागलपुर। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने एक स्पेशल सिंबल यूज कर दिया है इसके लिए। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जितना रिसर्च करा और जितने सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सेंसस वगैरह को छान कर चीजों को सामने लाने की कोशिश करी है, तो उससे ये पता चला कि यहाँ पर सुपौल में ओरोंग जो ये जनजाति है इसके इंस्टेंस नहीं मिल रहे हैं। और ये जो कम्युनिटी है खरवार, इनका रिलेशन बिहार के रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पर भागलपुर भी आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। तो अल्टीमेटली हो सकता है बीपीएससी इसका आंसर ई ले ले, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। यानी कि अब ये क्वेश्चन बीपीएससी ही डिसाइड करे कि उसका वो आंसर क्या लेती है, सी, डी या ई। ओके, यहाँ पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। हम अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। यहाँ कहा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस हैं 7.27%, 6.87%, 3.21% या 12.22 से 12.77%, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, ये पूछ दिया गया है। अब देखिए जरा सा जो फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसके हिसाब से समझें तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है बिहार का, वो अगर परसेंटेज देखें जियोग्राफिकल एरिया का, तो वो है 7.76%। ओके, यहाँ पर कैटेगराइज करके बताया गया है वेरी डेंस फॉरेस्ट को, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को और ओपन फॉरेस्ट को। अगर आप तीनों को टोटल करते हैं तो आपके पास ये फिगर आता है 7.76% का। इसमें ट्री कवर को नहीं काउंट किया जा रहा है, तब की ये बात हो रही है। अब आप इस फिगर को वापिस से देखिए, यहाँ पर 7.76 आपको नजर नहीं आ रहा है, तो
हो सकता है कि आप कायदे से कहें कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी डेसिमल के बाद वाले फिगर्स पर बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देते हुए जो ये डेसिमल के पहले का नंबर है उसी को फोकस करते हुए जवाब सही ले लेती है। ऐसा देखा गया है पहले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, ऐसे फॉरेस्ट वगैरह के एरिया वगैरह वाले क्वेश्चंस में। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसका आयोग या तो आंसर ए ले या ऑप्शन ई दे। ठीक, यहाँ पर ए या ई कह देना कि ए ही जवाब होगा या ई ही होगा, यहाँ पर कुछ भी कहने से सबको बचना चाहिए। इसका जवाब आपको आयोग ही बता पाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने आपके सामने जो टोटल सही फैक्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है उसका यहाँ पर स्नैपशॉट आपको दिखाया जा रहा है हमारे द्वारा, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि ये फिगर है, अब बाकी तो आयोग ही समझे। करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन ए या बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 और यहाँ पर बात की गई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 108 जहां पर कहा गया है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। ये एक आसान सवाल है, आप सभी को पता है कि बिहार में जो वाल्मीकि अभ्यारण्य है वो बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है और उसको भैंस लोटन भी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है वाल्मीकि नगर में। तो करेक्ट आंसर 108 का हो गया ऑप्शन सी। और जो हमारा डेडिकेटेड कोर्स है फॉर 66 या 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, तो वहां पर हमने इस चीज को काफी अच्छे से डिस्कस करा है और यहाँ पर सेम टू सेम टर्म्स भी वही यूज किए गए हमारे द्वारा। ओनली वन नेशनल पार्क जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क और ये वेस्ट चंपारण में है, इस जगह पर लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 जो आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो देखिए वैसे तो जो जापान है वो एक आर्कीपेलगो है जिसमें कि 4 मेजर आइलैंड्स हैं और बहुत सारे माइनर आइलैंड्स हैं। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जापान के, उसमें एक है होkkaido, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं और आप देखिए ये जापान रहा और यहाँ पर लिखा हुआ है ये होkkaido। ये वाला हिस्सा जो है सबसे बड़ा दिख रहा है, ये होन्शु कहता है, देखने में भी हंसिया की तरह दिखता है। तीसरा ये देखिए शिकोकू और चौथा क्यूशु। ओके, तो ये जो होन्शु है इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो भी लोकेटेड है और यही सबसे बड़ा आइलैंड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, होन्शु आइलैंड। हो सकता है ये एक टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में प्लेस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं लेकिन इतना स्पेसिफिक शायद वो ना जानते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 और यहाँ कहा गया है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है। यानी ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत देखा जाता है। डेनमार्क के अंतर्गत, फिनलैंड के अंतर्गत, कनाडा के अंतर्गत या यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। ऑप्शन ई भी है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये एक सोवरेन स्टेट नहीं है, संप्रभु नहीं है, यानी ये किसी के अधीन है। किसके अधीन है तो देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट देखने से पता चल जाएगा। ये ग्रीनलैंड है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ओके, और यह किसके अंतर्गत आता है, इसका सोवरेन स्टेट कौन है तो किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर लोकेटेड है, आप देखते हैं ये जो आइलैंड है, सॉरी ये जो कंट्री है ये है डेनमार्क। यानी ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसके जस्ट नीचे यहाँ डेनमार्क, इसके नीचे यहाँ जर्मनी लोकेटेड है। एक बार अपने मैप को खोलिए और इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। डेनमार्क की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज of the world has the largest Indian population as on December 2018। अब ये जो सवाल है
यहाँ पर बीपीएससी एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है ये सही से समझ नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहा है। क्या ये सवाल यही कहना चाह रहा है कि दुनिया का वो देश बताइए जिसकी आबादी जो है उसके पूरे आबादी में मेजोरिटी इंडियन पॉपुलेशन है? क्या ये अगर कहना चाह रहा है, बीपीएससी सवाल से ये पूछना चाह रहा है, तो फिर उसका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का हम आपके सामने कोई स्पेशल आंसर नहीं दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आयोग देगा, तभी फाइनली समझ आ पाएगा कि बीपीएससी पूछना क्या चाह रहा था। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो जो यूनाइटेड किंगडम है जिसके अंतर्गत 3 कंट्री हैं, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और यहाँ पर तीसरा है वेल्स, यहाँ तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इंडियन पॉपुलेशन यहाँ मैक्सिमम है, लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन है। लेकिन अगर रेशियो के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए किसी देश के अंतर्गत, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसका सही जवाब होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 112 जहां कहा जा रहा है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? Among the following countries, which country has recorded the highest annual gold output या प्रोडक्शन? 2019 की बात की जा रही है, क्या वो रशिया है या ऑस्ट्रेलिया है या चाइना है या यूएसए है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, और इस चार्ट को देखते पता चल रहा है कि 2019 में जो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गोल्ड के, उसमें सबसे आगे है चाइना, फॉलोड बाय रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे चाइना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट आंसर आपको दिख गया। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, और कहा जा रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यानी आपको पता है कि दुनिया में टोटल आपके पास 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से? तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि अंटार्कटिका जो है ये तो अनहैबिटेटेड है एक तरीके से। यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं यहाँ के बासिंदा नहीं है, वो रिसर्च के तौर पर जाते हैं। बाकी ये जो 6 कंटिनेंट हैं यहाँ पर इनको कई देशों में बांट कर देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंटिनेंट भी है और अपने आप में कंट्री भी है। बाकी यहाँ पर जो बच गए 5, यहाँ कई देशों में बांटवारा किया गया है। किस कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्री हैं, आपसे ये पूछ दिया गया। चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। एशिया में टोटल 47 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर ओसनिया को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 14 देश हो जाते हैं। यूरोप जो है इसमें 43 देश, नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अफ्रीका में सबसे अधिक कंट्री हैं, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है। तो जब आपसे पूछा गया है कि किस महादेश में, महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं, तो अफ्रीका, और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज। और ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो चलिए सेंसस में कुछ ऐसे स्टेट्स को देख लेते हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक है। ओके, और यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो हमें नजर आता है कि मणिपुर में टोटल पॉपुलेशन का 94.44%, यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, और आयोग भी आपसे यही पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरियाज इज नॉट इन कर्नाटका?
यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं, उसमें से 3 ऐसे नाम हैं जो कि कॉफी ग्रोइंग एरिया हैं, वो कर्नाटका के अंतर्गत हैं और एक जो है वो कर्नाटका के अंतर्गत नहीं है। तो कौन-सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ये चिकमंगलुर, कुर्ग और बाबा बुदन, ये तीनों कर्नाटका में हैं बिना किसी शक के। और ये जो पुलनीज़ है, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ये कर्नाटका में नहीं है और यही ऑड मैन आउट हो गया। यानी 115 का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पालनी हिल्स हैं तमिलनाडु के, जो कि दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, इनको कई बार अल्टरनेटिव नाम पुलनी हिल्स के नाम से जानते हैं और यही यहाँ पर स्पेल यहाँ दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यही हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, ये सवाल जो है पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। यानी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे बड़ा कहा जा रहा है तो एक से अधिक तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन जो यहाँ सुटेबल होगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ई के हिसाब से ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वैसे आप जब लेह का वेबसाइट खोल के देखते हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर बताया गया है कि लेह डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। लेकिन जो 2011 सेंसस है उसमें बताया गया है कच्छ को। और देखिए, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। यहाँ पर एरिया की बात की जा रही है और बोला गया है कि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गुजरात का कच्छ। ओके, और यहाँ पर भी जब डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर लार्जेस्ट कच्छ को ही बताया गया है और यहाँ पर लेह को नहीं बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर लेना हो तो हम कच्छ को ही सही जवाब लेंगे। 116 का सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज। कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल का जवाब आप बस फिगर से ही ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये एक चार्ट है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में हम देखें तो हमें 25 नजर आते हैं, महाराष्ट्र में देखें तो 42 नजर आते हैं। ओके, लेकिन अगर एरिया वाइज हम समझना चाहें तो देखिए, एरिया वाइज मध्य प्रदेश के 25 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं वो एरिया में महाराष्ट्र के 42 को एक्सीड कर देते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम नंबर, यानी संख्या पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। अब हम आ गए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 118 पर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित नदी कौन सी है? अब इसके लिए आपको बिहार का ड्रेनेज सिस्टम समझना होगा, उस मैप को समझिए, नदी को देखिए और आप कंक्लूड करेंगे कि यहाँ जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। जबकि यहाँ पूछा गया है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, जैसे कि यहाँ बिहार को अगर आप समझें तो बिहार में ये गंगा नदी हो गई, तो साउथ से आके बिहार में अगर कोई नदी मिल रही है जैसे कि सोन, तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, तो कहेंगे कि ये उत्तर की ओर जा रही है। ओके, ये उत्तर की ओर जा रही है, इसका डायरेक्शन है। बाकी बागमती, कमला, कोसी और गंडक, ये चारों ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 118 का सही जवाब ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 119, कहा जा रहा है अटल टनल इज अक्रॉस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यानी ये सुरंग बनाया गया है तो किसी चट्टान को, श्रेणी को, पहाड़ को काट के ही बनाया गया है, तो किसे? जास्कर को, या पश्चिमी पीर पंजाल को, या लद्दाख को, या फिर ईस्ट पीर पंजाल को? सोचना है जरा आपको कि ये पीर पंजाल रेंज ही है तो इसमें पूर्वी सही होगा या पश्चिमी सही होगा।
तो जरा आप अटल टनल के लोकेशन को समझें। ये जो है अटल टनल, ये रोहतांग पास के अंतर्गत आता है। इसको रोहतांग टनल भी कहते हैं और ये रोहतांग पास के अंतर्गत बनाया गया है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। और ये लेह मनाली हाईवे से मतलब वो कनेक्ट करता है उसको। टोटल लेंथ करीब 9 किलोमीटर है और ये लॉन्गेस्ट टनल है एबव 10,000 फीट, यानी 3048 मीटर की ऊंचाई पर सबसे लंबा दुनिया भर का ये टनल है। और ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अटल सुरंग। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इंडियाज 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट अप इन व्हिच स्टेट? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस न्यूज रिपोर्ट को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। कंट्री टू गेट 13th मेजर पोर्ट एट वाधावन इन महाराष्ट्र फॉर ₹65,000 करोड़। यानी स्टेट कौन सा हो गया यहाँ पे? महाराष्ट्र, जगह हो गया वधवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। महाराष्ट्र में 13वां मेजर पोर्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 121, कहा जा रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? Which one of the following states is a leading producer of solar energy in India? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस देख ही रहे हैं, यानी थोड़ा चार्ट से समझते हैं, फिगर्स को देखते हैं। तो कर्नाटका देखिए यहाँ पर लीड कर रहा है 7,100 मेगावाट, फॉलोड बाय तेलंगाना जहां 5,000 मेगावाट है, राजस्थान में 4,400 मेगावाट, आंध्र प्रदेश 3,470, गुजरात 2,654 मेगावाट। यानी लीड कौन है कर रहा है? कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग सही है। खनिज और जिले दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग सही है। क्या लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट के मतलब कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिसको भभुआ डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। माइका क्या भागलपुर में मिलता है? क्वार्टजाइट क्या मधुबनी में मिलता है? और लेड जिंक क्या गया में मिलते हैं? ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर विस्तृत चर्चा किए थे जब हम लोग 66 प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करा रहे थे, और वहां पर ये सब चार्ट दिया गया था और ये माइका वगैरह का क्षेत्र बताया गया कि गया, नवादा, मुंगेर, जमुई का क्षेत्र है। इसी तरीके से जो ये लाइमस्टोन है, ठीक है, ये रोहतास, कैमूर, भागलपुर, बांका, नवादा, गया में मिलता है। तो ये यहाँ पे कैमूर है और ये मैचिंग सही थी। बाकी ये क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज मुंगेर में मिलता है और वो मधुबनी के क्षेत्र में नहीं मिलता है। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये क्वार्टजाइट वाला चीज। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइमस्टोन कैमूर। ये मैचिंग सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123, which one of the following pairs of industry and place is not correctly matched? यानी उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी यानी वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर। इसमें कौन सा मैचिंग सही नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ये तीनों मैचिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ये रेल डिब्बा वाला जो मैचिंग है वो सही नहीं है। यहाँ पर आप भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड का वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और बताया गया है कि मुजफ्फरपुर और मोकामा यूनिट जो हैं ये ट्रेडिशनली वैगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर भागलपुर का कोई जिक्र नहीं है, मुजफ्फरपुर का जरूर जिक्र है। तो ये जो मैचिंग है यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन डी का। और नॉट करेक्ट पूछा गया है तो यही करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, पूछा जा रहा है कि पिडमंट स्वैम्प सॉइल जो है ये पाया जाता है ओनली इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो देखिए बीपीएससी यहाँ खुद ही कन्फाइन करके कह रहा है कि एकमात्र डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? मधुबनी, भागलपुर,
वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा और फिर मेरा आपके लिए जवाब भी हाजिर होगा कि इसका क्या जवाब सही होगा। ठीक है, तो जो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल है, ये स्वैम्प यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये दलदल क्षेत्र है, यानी तराई का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र की बात की जा रही है, यानी जो फुटहिल्स हैं शिवालिक रेंज के, उसकी बात हो रही है। और ये जो सॉइल है मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये एकदम नोन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में चीजों को देखेंगे तो पता चलता है कि ये जो तराई का रीजन है उसमें ये पूरा, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से लेके किशनगंज जो है ईस्ट में, पूरे ये 7 जिलों में इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मात्रा में ये पिडमोंट स्वैम्प सॉइल या जो रेसिडुअल सॉइल है वो मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल ही पूछा गया था वनली, यानी कि जहां मेजोरिटी में मिल रहा है, बीपीएससी आपसे वही सुनना चाह रहा है, तो इसमें आप जवाब देंगे ऑप्शन सी, यानी कि वेस्ट चंपारण बीपीएससी सुनना चाह रहा है, और आप उसका करेक्ट आंसर भी देंगे ऑप्शन सी, वेस्ट चंपारण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी को हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? अब ये सवाल बहुत लोगों को परेशान कर भी चुका है, और अगर सही मतलब इसका निकालें तो आपको पहले यहाँ का डिविजनल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैप देखना होगा, और तब इन पेयर्स को देखेंगे और सोचेंगे कि क्या इसके बीच से गंगा नदी गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पेयर दिए गए हैं: दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। ठीक है, तो ये एक मैप है आपके सामने, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को दिखाया गया है। हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जैसे दरभंगा और मुंगेर एक पेयर है ना, तो यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं दोनों में, यानी एक पेयर हो गया। इसी तरीके से दूसरा है पूर्णिया भागलपुर, तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा पेयर दिया है तिरहुत सारण, यानी ये सी लिख देते हैं। और चौथा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कोसी और मगध को, तो इसको हम डी लिख देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि गंगा नदी का ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लो है। ओके, ये गंगा नदी का रास्ता हो गया। तो ये जो ए ऑप्शन है, यानी ये जो पेयर है इसके बीच से गंगा नदी गुजर रही है, ये जो पेयर है इसके बीच से भी गंगा नदी गुजर रही है, इस पेयर के बीच से भी गंगा नदी गुजर रही है। लेकिन ये जो सारण तिरहुत है इसके बीच से गंगा नदी थोड़ी बह रही है। ओके, तो सबसे परफेक्ट जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी तिरहुत और सारण इसी जोड़े के बीच से गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो 125 का सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? Which company established its factory in 1632 at पटना बिहार? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पर बीपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने के लिए है नहीं, बस ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? यानी which one of the following is not the characteristic of decentralization? आप जानते हैं कि जो हमारा देश है, ये देश का ख्वाब गांधी जी कुछ अलग तरीके से किए थे। वो जो हमारा पंचायत है उसको ही यूनिट मानना चाहते थे कि सही ढंग से प्रशासन यहीं से हो, और उनका एक बहुत बड़ा फोकस रहा है विलेज के एम्पावरमेंट पर, स्वशासन पर। इस तरीके की ऑटोनॉमी की बात गांधी जी करते थे, और इन बातों को जगह मिला हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd और 74th को लाया गया, और इसके बाद यहाँ पर कानूनी रूप से इनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई। कहा जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का? क्या उसे स्वायत्तता मिलती नहीं है? बिल्कुल मिलती है, ये तो सही है।
क्या लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोक सहभागिता नहीं होती है? अब गांव के लोग ही अपने ही बीच के मुखिया को चुन रहे हैं, प्रधान को चुन रहे हैं, पार्टिसिपेशन तो हो रहा है ना इलेक्शन में। बिल्कुल सही है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। इससे क्या लोकल कम्युनिटीज इंपावर्ड नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, उनका जो कलेक्टिव वॉइस है उसको बल मिलता है। लेकिन ये जो तीसरी बात यहाँ की गई है ऑप्शन सी में कि अस्थायी समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये बात तो गलत है। आत्मविश्वास जगेगा तभी तो इंपावर्ड होंगे, ये बात गलत है। इससे आत्मविश्वास जगता है। ठीक है, तो आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 कहा जा रहा है विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। कि ब्रिटिश राज जो था, ब्रिटिश शासन काल में संविधान का जो विकास हुआ है, आप जानते हैं कई फेजेज में हुआ है, थोड़ा 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 करके। लेकिन वो ब्रिटिश राज के अंतर्गत वो कौन सा एक्ट है जो कि नहीं आता है? अब ये आसान सवाल है। ब्रिटिश राज खत्म हो जा रहा है 1947 में 15 अगस्त को, और ये एक्ट ही 1955 का ऑप्शन में दिया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत कैसे आएगा? ये कुछ भी नहीं दिमाग लगाते हुए भी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 129 हु ओन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। आप जान रहे हैं सेंट्रल विस्टा काफी न्यूज में है, उसके ऊपर स्टडी आई के ऊपर कई सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है नए पार्लियामेंट या सदन के भवन के निर्माण की। L&T को, या रिलायंस प्रोजेक्ट्स को, या टाटा प्रोजेक्ट्स को, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये न्यूज क्लिप देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स की, और कहा गया है कि 861 करोड़ के लागत से बनने वाला जो नया पार्लियामेंट है उसका प्रोजेक्ट जो है टाटा प्रोजेक्ट्स को मिल गया है, और ये साइड में कर दिए L&T को, यानी ये बिड जीत जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाटा प्रोजेक्ट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये बहुत सवाल आसान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चारों ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 324। यहाँ पर इसी बात को बताया गया है, पूरा आर्टिकल यहाँ पर आपके लिए हमने पेस्ट कर दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ममता शर्मा, या फिर ललिता कुमार मंगलम, या रेखा शर्मा, या स्मृति ईरानी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक, तो देखिए ये यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड है, और यहाँ पर मिसेज रेखा शर्मा के बारे में बताया गया है कि इन्होंने चार्ज ग्रहण किया है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का। कब की बात है? ये 2018 की, और ये कंटिन्यू कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करेक्ट आंसर सी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 132, और ये बड़ा इंटरप्रिटेशन वाला सवाल पूछ दिया है, जैसे कि यूपीएससी में पूछता है ऐसी चीजों को बीपीएससी ने भी स्थान दिया है। और यहाँ पर बीपीएससी ने पूछा है व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का जो नियम है या कानून का अधिराज्य, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? ठीक है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहें, वन लाइन में अगर बताना हो, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होगा कि सभी जो लोग हैं जहां जो इस देश में रह रहे हैं उनके लिए एक कानून है, एक तरीके की जुडिशियल सिस्टम है, और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति को कानून के नजर से देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। यही रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ सिंपल टर्म्स में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133, और यहाँ कहा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। यहाँ पर ये कट गया है जरा सा, लिस्ट जो है, सूची जो है किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है। आर्टिकल 243 का एच, या फिर 243 का क्लॉज ई, या क्लॉज एफ, या क्लॉज जी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सोचिए विचारिए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 243 जी।
यहाँ पर इस बात को काफी अच्छे से बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। और यहाँ पर जो भी पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पंचायत के, जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविजंस के, यहाँ पर उन सबका जिक्र है आर्टिकल 243 जी में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? ये काफी न्यूज में रहा था, बहुत लोगों के द्वारा इसका समर्थन किया गया, एक बड़े तबका जो है उसके द्वारा विरोध भी किया गया, बहुत शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये न्यूज में काफी रहा और इससे क्वेश्चन काफी ऑब्वियस है। आपसे यहाँ तारीख पूछा जा रहा है, वो कौन सा तारीख है जब ये नागरिकता संशोधन कानून पारित होता है? तो ये तारीख है 11 दिसंबर 2019। इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है 61वां, 62वां, 63वां, 64वां या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, तो इस क्वेश्चन को, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम स्किप कर दे रहे हैं, इस पर हमारी कोई कमेंट्री नहीं होगी, इसका जवाब आपको आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। कब ये लॉन्च किया गया? 2018 में। तो इसका मकसद क्या है? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए, या अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, या युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक न्यूज आइटम है 5 अगस्त 2018 का, जहां ये कहा गया है कि जब यहाँ पर बिहार में शराबबंदी हो जाती है तो जो देसी शराब और जो ताड़ी है, यानी कि तौड़ी भी इसको कहते हैं, जो उसका उत्पादन और जो बिक्री करने वाली जो कम्युनिटी थी, जो कि पारंपरिक रूप से इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, उनका पूरा फैमिली, तो एकदम से उनका जो फैमिली बिजनेस है शराबबंदी के वजह से वो चौपट हो गया, वो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। ठीक है, तो उनके लिए ये स्पेशल पैकेज लाया गया, सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। करेक्ट आंसर हो गया 136 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 7 निश्चय आपको तो मुंह जबानी याद रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए अब तो 7 निश्चय का पार्ट 2 भी लॉन्च हो गया है। तो जो पहला 7 निश्चय था, इसमें पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, यानी यहाँ महिला इंपावरमेंट की बात हो रही है, हर घर बिजली लगातार, या हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, ये सब बातें हो रही हैं। यहाँ पर युवा शक्ति की बात की गई, सशक्त महिला की बात की गई, सक्षम महिला की बात की गई, सिंचाई की बात, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर की बात, सुलभ संपर्कता की, और स्वास्थ्य की बात की गई। लेकिन कहीं पर आपको स्पेसिफिक ये बाल कल्याण यानी कि चाइल्ड वेलफेयर की बात नहीं नजर आ रही है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138 कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का एवरेज जो है पर कैपिटा जीडीपी कितना है और बिहार स्टेट का पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है, तभी आप तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया के लिए फिगर है और यहाँ बताया गया है कि जीडीपी जो पर कैपिटा इंडिया के लिए है, नॉमिनल टर्म्स में देखें तो ये है अप्रोक्स $1800।
ठीक है, 1877 यूएस डॉलर है। और बिहार के लिए है ये करीब 650 यूएस डॉलर पर कैपिटा जीडीपी या जीएसडीपी कहना ज्यादा उचित होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका 1/3 है करीब, और 1/3 को हम कहते हैं करीब 33%। तो करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से इसका होना चाहिए ऑप्शन डी। और ये आप इसको सही मान सकते हैं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 139 कि भारत में खाद्य प्रबंधन यानी कि फूड मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। खाद्यान्नों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, या खाद्यान्नों की खरीद प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये दोनों काम किया जाता है। बफर स्टॉक का रख रखाव मेंटेनेंस ये भी किया जाता है। लेकिन फूड मैनेजमेंट में इंडिया में ये पॉलिसी नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स की, यानी खाद्यान्नों का जो निर्यात है ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यही गलत हो जाता है और आपसे यही नहीं है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा जा रहा है रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि घाटा का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है। जब हम लोग इन कोर्सेज को डील कर रहे थे तो वहां पर हमने काफी अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया और हमने समझाया था कि ये डेफिसिट जो है इसको आपको कैसे समझना है। यानी कि यही बात हुई कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सरकार को जितना रुपया यहाँ पर राजस्व में मिल रहा है तो राजस्व में सरकार उससे अधिक खर्च कर रही है, यही कहलाता है राजस्व घाटा। यानी इसके लिए सरकार को कहीं और से पैसा लाना पड़ेगा उधार में लाकर, और फिर यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई भी पूंजी नहीं तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, कैपिटल एसेट नहीं तैयार करने हैं। यानी कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस which do not create capital assets, और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 141 और यहाँ कहा जा रहा है which of the following countries in India's top trading partner in 2019-20 2019-20 के लिए निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। यूएस, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये इनमें से कोई नहीं। और इस चार्ट को देखिए, पाई चार्ट को देख के आप समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो फिगर है 11.3% वो यूएस के साथ है, और यही करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पर भारत माला परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक आसान प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कीम से है, काफी चर्चा में रहा हुआ ये प्रोजेक्ट है कि भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। दूरसंचार या रेलवे या सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या बंदरगाह का क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये भारत माला परियोजना जो है वो तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इससे जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रीजन्स हैं, जो बॉर्डर एरिया है, उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और आपको स्टडी आईक्यू पर इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। यानी which of the following agencies releases the index of industrial production to measure industrial performance in India। ऑप्शन है एनएसएसओ या फिर आरबीआई या सीएसओ या आईएसआई। आईएसआई का मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय सांख्यिकीय संस्था। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए जो आईआईपी है, जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये इंडेक्स बताता है ग्रोथ रेट डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में किसी भी इकोनॉमी में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो इसका कंपाइलेशन और जो पब्लिकेशन है वो एनएसओ के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में एनएसओ नहीं नजर आ रहा है,
यहाँ NSSO दिया गया है और यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है CSO। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन E, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 144 यहाँ पूछा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से रिलेटेड सवाल कि 2020 में क्या रैंक रहा और पिछले बार की तुलना में इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले इस ग्राफ को देखिए और इंडिया आ चुका है 63rd पोजीशन पर और 63rd पर कहां से पहुंचा है तो 77वें पोजीशन से पहुंचा है। ठीक है, 2014 में इंडिया 142 रैंक पर था और अभी ये इतना छलांग मार के 63 पर आ गया, लेकिन लास्ट ईयर के तुलना में 77 से 63 और यही ऑप्शन है पहला, यानी 77 इन प्रीवियस ईयर टू 63 इन दिस ईयर। विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान यही इंडिया आया है। तो 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145 कहा जा रहा है टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2020-21 हैज बीन फिक्स्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। आसान सा सवाल है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए साख लक्ष्य कितना का रखा गया है और यह 15 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 कि प्रधानमंत्री जो कुसुम स्कीम है, पीएम कुसुम स्कीम, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या उद्देश्य है। टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन, कि जो सिंचाई के लिए किसान मॉनसून पर निर्भर रहते हैं उनका निर्भरता कम करना, क्या ये ऑप्शन है। दूसरा है टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स फॉर क्रेडिट, क्या ये जो साहूकारों से पैसे लेते हैं किसान उनका उन पर से निर्भरता खत्म करना, पीएम कुसुम स्कीम का मकसद है क्या। तीसरा है प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती को प्रमोट करना। और चौथा है टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड किरोसन एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर एनर्जी, कि पंपिंग सेट को सोलर एनर्जी से जोड़ दिया जाए कि किसानों को पेट्रोल डीजल पर किरोसन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम चलते हैं यहाँ पर विकासपीडिया पेज और यहाँ पर पीएम कुसुम स्कीम को एक्सप्लेन किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बताया गया है। यहाँ पर आप समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पावर ग्रिड्स की बात की गई है, दूसरी बात की गई है इरिगेशन को सुधारने के लिए। ठीक है, यानी स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ये कंपोनेंट इसका ए बी सी इस तरीके से बताया गया है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए जो ये दिख रहा है आपको कि ये फार्मर्स का जो डिपेंडेंस है मॉनसून फॉर इरिगेशन वाला, इसको कम करना, और ये जो चौथा ऑप्शन है कि यहाँ फार्मर्स का जो डिपेंडेंस है डीजल किरोसन उसको कम करना और पंप सेट जो है उसको सोलर से लिंक करना। तो देखिए ये डायरेक्ट जो ये लाइन यहाँ पर शूट कर रहा है तो वो यही वाला है, यानी कि जो यहाँ पर बातें की गई हैं टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल किरोसन एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर। अब यहाँ पर या तो ऑप्शन डी लिया जाएगा आयोग के द्वारा, या अगर वो ए को भी कंसीडर कर ले क्योंकि इरिगेशन की ही बात हो रही है, मॉनसून पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की, तो आयोग एक बार को इसका ऑप्शन ई भी ले सकता है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर ये लगता है कि इसका करेक्ट आंसर डी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, यानी इंडिया का वो कौन सा कमर्शियल बैंक है जो दुनिया के टॉप 100 बैंक्स में से आता है। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा बैंक, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये लिस्ट देखिए आपके सामने लिस्ट है और हम यहाँ पर 53 से लेकर 70 तक आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें 60 नंबर पर आपको भारत का एसबीआई नजर आता है, इंडिया का ये बैंक है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। भारत से दुनिया के टॉप 100 बैंक्स में एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 148 ये निर्विक स्कीम जो कि बजट में जिक्र किया गया था, इसका भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था
का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा? कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, या हेल्थ सेक्टर, या एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो ये जो निर्भीक है ये स्कीम किस लिए है? टू प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सपोर्टर्स, ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। तो कौन सा सेक्टर इससे रिलेटेड हो गया? निर्यात क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट सेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, कहा जा रहा है कि बिहार गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है CFMS। 1 अप्रैल 2019 को ये लॉन्च किया गया। इसका क्या मकसद है? तो इसका मकसद है कि जितना भी या कह लें समस्त वित्तीय कार्य कल्प जो है उसको ऑनलाइन करना और पेपरलेस करना यानी कागज रहित बनाना, और ये है इसका ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, और आज का जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। ठीक है, पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार किस अनाज के लिए दिया गया है? तो देखिए, 2 अनाज के लिए, 2 ग्रेन्स के लिए मिला है, मक्का के लिए और गेहूं के लिए, यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट के लिए मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि मक्का व गेहूं उत्पादन के लिए पीएम ने बिहार को दिया 2 कृषि कर्मण पुरस्कार। ओके, तो करेक्ट आंसर आप समझ गए, इसका है ऑप्शन ए। इस तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 66th बीपीएससी प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, और जो एक कुछ कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चंस हैं उनको छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका सही सोर्स, सही आंसर, और जो कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चंस हैं उनसे मोस्ट प्रोबेबल क्या आंसर होना चाहिए, लॉजिक के साथ इन चीजों को देख लिए। हम आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं, या आप इन नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।